हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर दिनेश एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 मेजर स्टेप्स हैं यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आप उसको पढ़िए, और तब तक बार बार आपको पढ़ना पड़ सकता है जब तक आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आ गया तो समझ लीजिए 50% आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पहले स्टेप में ही। तो समझ में आने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कौन से सब्जेक्ट से है, जैसे क्लासिकल है से है, क्वांटम से है, ईडी से है, या फिर किसी दूसरे फिजिक्स के सब्जेक्ट से है। फिर आपको ये भी पता चल जाना चाहिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि वो कौन से टॉपिक से है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो अगर आप पहला स्टेप बहुत अच्छे से समझ पाते हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप 50% आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले स्टेप में ही सॉल्व हो गई है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपको वो क्वांटिटीज नोट डाउन करनी है, जो क्वांटिटी आपको निकालनी है। वो तो क्वेश्चन के आखिरी में दिया ही होता है क्या क्या निकालना है, तो वो आप दूसरे स्टेप में करेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप वो क्वांटिटीज नोट डाउन करेंगे जो आपको दी हुई हैं। हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ क्वांटिटीज दी हुई होती हैं, तो वो उनको बोलते हैं नोवन क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटी या पैरामीटर भी हो सकते हैं, आप उनको नोट कीजिए स्टेप 3 में। और अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप 4। ट्राई टू फाइंड इक्वेशंस या विच विल रिलेट द क्वांटिटीज इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। यानी आपको इक्वेशंस अब पता चल गई। जब आपको सब कुछ इक्वेशंस भी पता चल गई देन यू आर ऑल सेट एंड नाउ यू कैन ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इन 4 स्टेप्स से सोल्व इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 4.5 है। तो इसमें है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t=0 सेकेंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5.0 I meter per second and has a constant acceleration of 3.0 I plus 2.0 J meter per second square in XY plane। तो आपको निकालना है what is the Y coordinate of the particle when its X coordinate is 84 meter and what is the speed of the particle at this time। तो सबसे पहला हमारा स्टेप था प्रॉब्लम को पढ़ना और समझना, वो कौन से सब्जेक्ट से है, वो कौन से टॉपिक से। ओके, पहले स्टेप में हम पढ़ते ही हमको पता चल गया ये वेक्टर वाले से है, क्योंकि वेक्टर वाले दिए हुए हैं आई जे, जो हमारे यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं एक्स और वाई। तो पता चल गया कि ये हमारा वेक्टर वाले से है। तो और मैंने लिया भी इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट हमने पढ़ा है, तो हमको थोड़ा ईजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद दूसरा स्टेप था वो क्वांटिटीज हम नोट डाउन करेंगे जो हमको निकालनी है। हमको निकालना है एक तो y कोऑर्डिनेट निकालना है हमको ऑफ द पार्टिकल, कब, जब x कोऑर्डिनेट जो है वो 84 मीटर पे, मान लेते हैं y एट टाइम t निकाल लेते हैं, और टाइम t वो है जब आपका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर पे है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, दूसरी चीज निकालनी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, यानी एक वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t के ऊपर। तो ये हमारा हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप था कौन कौन सी चीज हमको दी हुई है। हमको एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है v0 दैट इज 5.0 I मीटर पर सेकेंड, और हमें दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, सॉरी ये वेक्टर है, ठीक है, ये चीजें हमको दी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा ये दूसरा तीसरा स्टेप। फोर्थ और जो लास्ट स्टेप था कि हम इक्वेशंस निकालते हैं जो इन दोनों को रिलेट कर सकती हो। अब ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है भाई हमारा पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कौन सा हमारा करता है, r से दिखाएंगे हम, क्योंकि x का आपको पता चलेगा मैं r क्यों लिख रहा हूँ, r वेक्टर, और वो हो गया आपका इनिशियल पोजीशन r0 और इनिशियल वेलोसिटी v0t प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। ये वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन है। आर इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी है, r0 इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 है, v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या चीज है, हमको पता है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ मतलब r0 तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी हमारी r एट t दिस इज इक्वल टू v0 वेक्टर v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने एक चीज और नोट करी होगी कि मैंने वेक्टर वाले लिए हैं, क्यों? क्योंकि मुझे वेक्टर में वेलोसिटी और वेक्टर में एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अगर मुझे स्केलर में दिया हुआ तो फिर मैं क्या करता, x और y के कंपोनेंट निकाल लेता, हालांकि निकालने इसी इक्वेशन में से है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, दैट इज 5.0 i t हाफ, और एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 3.0 i प्लस 2.0 j। तो आप इस बात को अगर सोच रहे हैं कि 5.0 क्यों लिखा है, 3.0, 2.0 क्यों लिखा है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेक्चर देखना चाहिए। ये सिर्फ ये दिखाता है 5.0 की जो वेलोसिटी है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसको 5 भी लिख सकते थे, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा दिखाने के लिए उन्होंने 5.0 दिया कि हाईली एक्यूरेट। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इज दिस वन 5.0 i t प्लस हाफ ए। अब यहाँ पर मैं x और y कंपोनेंट को अगर लिखना चाहूँ तो 5. ये आपका t स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5.0 t, और यहाँ से आपका 3.0/2, और ये हो गया आपका t स्क्वायर i प्लस हाफ 2.0, और यहाँ से आ गया आपका t स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.0 t, 3 को 2 से डिवाइड किया तो ये 1.5 t स्क्वायर, ये हो गया i, और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका t स्क्वायर। ठीक है, 1.0 लिखना चाहते लिखो, नहीं भी तो चलेगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है एट ए टाइम t किसके बराबर था, xi प्लस yj। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल गया होगा कि जनरली इक्वेशन में हम x लिख लेते थे, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ टी स्क्वायर। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे वेक्टर को रिजोल्व करना था उसके x और y कंपोनेंट में xi प्लस yj, इसलिए मैंने वहाँ पर r लिखा। और वैसे भी पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम r से ही दिखाते हैं। तो ये उस x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। ठीक है, अब मैं इसको वहीं पर लिख लेता हूँ क्योंकि इसी से तो इक्वेट करेंगे हम। ये हमारी इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ 1 एज, आपको पता है कि वेक्टर एट टाइम t एंड दिस इज इक्वल टू xi प्लस yj। तो अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं इक्वेट करूं तो x कंपोनेंट आ गया मेरा एट टाइम t, क्या आ जाएगा आपको पता है ना, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसका मतलब है r एट टाइम t। जैसे यहाँ पर x मैं t लिख रहा हूँ, इसका मतलब है x इज ए फंक्शन ऑफ t, x डिपेंड करता है t के ऊपर, ये इसके मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो x तो कितना आ गया, x कंपोनेंट क्या है 5.0 t प्लस 1.5 t स्क्वायर, और yt कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे, मान लेते हैं ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ 3,
और ये इक्वेशन मैं मान लेता हूँ 4। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि x कोऑर्डिनेट t पे कैसे डिपेंड करता है, y कोऑर्डिनेट t पे कैसे डिपेंड करता है। एक चीज़ और नोट कीजिए, ये अब स्केलर क्वांटिटी में आ गया। हमने वेक्टर i से i को इक्वेट किया तो x तो इसके बराबर हो गया और y t स्क्वायर के बराबर हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैं j लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपका j आएगा, तो ये y को y से तो y इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या निकालना है हमको निकालना है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल जब x कोऑर्डिनेट 84 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 84 कब होगा, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। देखिए, तो यानी पहला होगा केस 1, आप बोल सकते हो व्हेन x कोऑर्डिनेट यानी x एट टाइम t इज इक्वल टू 84 मीटर। तो t कितना था, कितने टाइम के ऊपर था वो, तो यहां पर देख लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ xt तो कितना है 84 और 5.0 t प्लस 1.5 t स्क्वायर। तो यह इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको t निकालना है। अब ये तो मैथमेटिक्स आ गया, यानी यह इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1.5 t स्क्वायर प्लस 5.0 t एंड माइनस 84 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को सोल्व करके हम t निकाल सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन है और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये इसका रूट आएगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के ऊपर x कोऑर्डिनेट 84 था। तो इस टाइम के ऊपर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फ्रॉम 4 y कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 6 सेकेंड कितना हो जाएगा, t स्क्वायर है 36 मीटर हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया, y कोऑर्डिनेट जब x 84 था। तो अब हम दूसरी चीज निकालेंगे। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, राइट साइड वाला उतार लीजिए। अभी मैं इसको रब करने वाला हूँ राइट साइड वाले को। अब हमको निकालना व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास, हाँ, आपके नोट से देखिए r किसके बराबर आया था, r एट टाइम t एंड दिस इज इक्वल टू, तो अभी हमने जो नीचे मिटाया था r, ये r निकाला था हमने। अब r पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी क्या होती है dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ से इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव निकाल दीजिए। ये तो बच गया 5t का डेरिवेटिव 1, तो ये 5.0 हो गया। और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है 2t, तो 2 आगे आएगा, ये 3.0 हो जाएगा t i प्लस यहाँ पर t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2, तो 2t स्क्वायर का 2t हो गया जी। ठीक है, ये आ गया हमारा वेलोसिटी एट टाइम t। तो अगर मैं ये कहूँ कि vx जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो होगा हमारा 5.0 प्लस 3.0 t, और जो हमारा y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा 2.0 t एट, अब हमको निकालना है किस टाइम पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड vx कंपोनेंट तो किसके बराबर है, 6 रख दो, 6 × 18 और 5 23, और vy 6 रखना, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, ये आगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है वेलोसिटी अगर vx और vy हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आपको फॉर्मूला याद होगा ना। तो अगर हमें x और y कंपोनेंट पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो, आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो
इस तरह से हमने जो 4 स्टेप पिछले वो बताए थे, तो उनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। शुरू में आप बहुत इजीली और जो सोल्ड एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो सोल्ड हैं उनके ऊपर आप बुक रख दीजिए, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़िए, खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आपसे काफ़ी देर में सोल्व ना हो तो आप फिर उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा इजी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और जब आपको थोड़ी धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप बहुत ईजिली फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होती हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको पता है सिर्फ न्यूमेरिकल ही आती हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। तो मेरा सजेशन है, पहले आप बहुत ही ईजी और सोल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और फिर धीरे धीरे अपने लेवल्स बढ़ाइए। धीरे धीरे थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम, फिर उससे मुश्किल प्रॉब्लम, और जो 4 स्टेप हैं वो लगा के आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और काफ़ी टाइम प्रैक्टिस के बाद आप बहुत इजीली आप देखोगे आप प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी 4th यूनिट को, जहां पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।